जोहार, मैं उमेश कुमार। कहानी उमेश की ज़ुबानी के 5वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। कहानी उमेश की ज़ुबानी के 5वें एपिसोड में चलिए मैं आप सभी के साथ एक बार फिर से एक ऐसी कहानी को साझा करूंगा जिसमें झारखंड गठन को लेकर आंदोलन है और झारखंड आंदोलनकारियों की अपने स्वाभिमान, अस्तित्व और पहचान को बचाने को लेकर उनके संघर्ष है और उनका शहादत है। तो चलिए संघर्ष और शहादत की दास्तां को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं बात करूंगा आप सभी के साथ गुंडरिया गोलीकांड की। गुंडरिया गोलीकांड जो कि ये घटना घटित होती है, ऐतिहासिक गोलीकांड घटित होती है 1949 में। तो दरअसल उस समय रियासतों के विलय का दौर चल रहा होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बिखरे रियासतों का या स्वतंत्र रियासतों का विलय हो रहा होता है और एक ही भारत को एकीकरण का दौर चल रहा होता है। तो गुंडरिया जो कि उस समय मयूरभंज का हिस्सा रहता है, मयूरभंज स्टेट्स का हिस्सा अभी भी है, और उस समय जो बिहार का हिस्सा रहता है जो कि अभी उड़ीसा का हिस्सा है, विलय के तहत, विलय प्रक्रिया के तहत। अब जब चूँकि विलय हो गया है, दरअसल या यूँ कहें कि जो उस समय जो प्रस्तावित झारखंड का जो भूभाग था, या जो वहाँ जब उस समय विलय हो रहा था, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो झारखंड आंदोलनकारियों ने या उस समय शीर्ष के नेताओं ने झारखंड राज्य के लिए जो भूभाग तय किया था, वो जिसमें मयूरभंज, सरायकेला खरसावां, सरगुजा, क्योंझर आदि जगहों को तय किया था। और उस समय का भूभाग विस्तृत झारखंड था, उसका विस्तृत भूभाग था। लेकिन विलय प्रक्रिया के तहत कई स्वतंत्र स्टेट्सों का विलय उड़ीसा में कर दिया गया और झारखंड जो अभी का वर्तमान झारखंड है उसका स्वरूप अलग हो गया तत्कालीन समय के परिकल्पना की गई थी झारखंड के उस स्वरूप से। तो गुंडरिया गोलीकांड होता ऐसे है कि सरायकेला खरसावां स्टेट्स का विलय रुक चुका होता है गोलीकांड के कारण। तो गुंडरिया और रायरंगपुर और गिती लता के आदिवासियों नेताओं को ये लगता है कि जब सरायकेला खरसावां स्टेट्स का विलय रुक गया तो मयूरभंज स्टेट्स का विलय क्यों नहीं रुक सकता है। और वे ये मान चुके होते हैं कि हम किसी भी हाल में या किसी भी सूरत में मयूरभंज स्टेट्स का विलय उड़ीसा में नहीं होने देंगे, हम बिहार में ही रहेंगे। और उनके ये दिमाग में चल रही होती कि फिलहाल तो हम बिहार में रहेंगे, लेकिन जब झारखंड का गठन होगा तो चूँकि हमारी संस्कृति, हमारा आंदोलन झारखंड से जुड़ा हुआ है, हम भी झारखंड का हिस्सा या भूभाग भी झारखंड में चला जाएगा। ये गुंडरिया के लोग मान रहे होते हैं, मयूरभंज स्टेट्स के लोग मान रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मैं पहले की वीडियो में ही बताया हूँ कि 14 दिसंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल कटक में एक बैठक बुलाते हैं विलय प्रक्रिया को लेकर। लेकिन उस विलय प्रक्रिया में मयूरभंज स्टेट्स के प्रधानमंत्री जो कि उस समय प्रजामंडल दल के नेता रहते हैं, शरद चंद्र दास, और मयूरभंज स्टेट्स के राजा प्रताप चंद्र भंजदेव उसमें शामिल नहीं होते हैं। वहाँ के राजा ये कहते हैं कि हमने सारी शक्तियाँ कैबिनेट को हस्तांतरण कर दी है और विलय संबंधी निर्णय कैबिनेट लेगी, तो मैं बैठक में जाऊँ या ना जाऊँ इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस विलय प्रक्रिया के संबंध में। तो वे विलय प्रक्रिया के बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं। बाद में केंद्र के दबाव के कारण 16 अक्टूबर 1948 को विलय प्रक्रिया के प्रभारी वीपी मेननिया घोषणा करते हैं कि 2 जनवरी 1949 को मयूरभंज स्टेट्स का विलय कर दिया जाएगा उड़ीसा में। और जब ये घोषणा करते हैं तो उस समय वहाँ के 2 बड़े आदिवासी नेता सोनाराम मांझी और रामचंद्र मांझी बामन घाटी और पंचपीर में बहुत बड़ी सभा बुलाते हैं जिसमें 15,000 आदिवासी एकत्रित होते हैं और वे तय करते हैं कि मयूरभंज स्टेट्स का विलय हम रोक देंगे और किसी भी सूरत में यह विलय प्रक्रिया को हम संभव नहीं होने देंगे। और उनके इस निर्णय का खुला समर्थन और सहयोग प्राप्त होता है उस समय आदिवासी के सबसे बड़े नेता, आदिवासी महासभा के नेता जयपाल सिंह मुंडा का। तो मयूरभंज के आंदोलनकारियों के, वहाँ के नेताओं का हौसला और भी बढ़ जाता है कि उत्साह और भी बढ़ जाता है और वे बामन घाटी को एक जो बामन घाटी उस समय अनुमंडल रहता है उसमें उसका मुख्यालय बनाते हैं रायरंगपुर को। रायरंगपुर जिसमें मुख्यालय में रायरंगपुर मुख्यालय
या यूँ कहें कि उसके पहुंचने वाले सभी मार्ग को वे अवरुद्ध कर देते हैं। संबलपुर स्टेट्स के आंदोलनकारी वे ये मान रहे होते हैं कि चूँकि रायरंगपुर वो हेडक्वार्टर रहता है, तो वहाँ पे पुलिसकर्मियों का आवागमन जारी रहता है और प्रशासनिक पदाधिकारियों का आवागमन लगातार जारी रहता है। तो वे चाहते हैं कि सबसे पहले पुलिसिया गतिविधि को रोक दिया जाए, मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाए। तो वे अपने जो उनके पास जो हथियार रहता है, तीर धनुष रहता है या फरसा रहता है, टांगा रहता है, जो भी हथियार जिसके पास था, वे बड़े बड़े पेड़ों को रास्ते में गिरा देते हैं और मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। रायरंगपुर मुख्यालय पहुँचने वाले मार्ग को वे बंद कर देते हैं और बारीपदा में लोग जुटते हैं और आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने लगते हैं, आंदोलन करने भी लगते हैं, जिससे कि पुलिस भयभीत हो जाती है, प्रशासन भयभीत हो जाता है। और उस समय वहाँ के मयूरभंज स्टेट्स के कलेक्टर रहते हैं वीएस मैथ्यूज। तो वीएस मैथ्यूज करते क्या है कि वे पुलिस फायरिंग की इजाज़त दे देते हैं और जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे होते हैं उस पर अंधाधुंध फायरिंग हो जाता है। और जैसा कि पीके देव अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मेमायर्स ऑफ बेगन एरा में वे ये जिक्र करते हैं कि उस हत्याकांड में लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और वो गोलीकांड एक जगह नहीं होता है, सिर्फ गुंडरिया में नहीं होता है, वो गुंडरिया, गीतीलता, रायरंगपुर के अलावा और भी जगहों में होती है, लेकिन ज़्यादा जिक्र गुंडरिया गोलीकांड का मिलता है। और क्योंकि उस गोलीकांड में सैकड़ों आदिवासियों की जान गई होती है। तो जब आदिवासियों की जान जाती है तो लोग और भी आक्रोश हो जाते हैं और आंदोलन और भी तेज हो जाता है। तब सरकार करती क्या है या पुलिस करते क्या है कि जो आंदोलनकारी होते हैं उस पर फर्जी मुकदमा दायर करना शुरू कर देते हैं, उन पर अनावश्यक भारी टैक्स लाद दिए जाते हैं और इनको भयभीत किया जाता है। लोग भयक्रांत हो जाते हैं आंदोलनकारी और जंगलों में भाग जाते हैं। अब चूँकि रियासतों का विलय भी तो करना होता है सरकार को, तो वे अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं। प्रतिनिधि मेहताब पहुंचते हैं लोगों के बीच गुंडरिया और लोगों से बातचीत करते हैं और उनके जो घटना घटती है उनके प्रति चिंता व्यक्त करते हैं और अराजकता को, जो मयूरभंज में जो अराजकता और गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसको वे नियंत्रण में लेते हैं, डैमेज को कंट्रोल करते हैं और सरकार जो मुकदमा दायर करती है आंदोलनकारियों पर उनको वापस ले लेती है और मान मुनव्वल करके मयूरभंज स्टेट्स का विलय उड़ीसा में कर दिया जाता है। उड़ीसा में विलय करने के बाद चूँकि आंदोलनकारियों का मंसूबा पूरा नहीं होता है, लेकिन वे अंतिम सांस तक लड़ते हैं, जी जान से लड़ते हैं और अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। आज झारखंड गठन के बाद हम झारखंडी और पूरा झारखंड उन शहीदों को याद करता है और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उस घटना के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता माननीय शिबू सोरेन गुंडरिया और रायरंग पहुंचते हैं और शहीदों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए हम सभी गुंडरिया या रायरंगपुर के हैं या मयूरभंज स्टेट्स के में जितने भी आंदोलनकारी थे वे अलग झारखंड के लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दिए। उनके प्रति हम सभी अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। ये थी गुंडरिया गोलीकांड की कहानी, जो कि जिसमें शहीदों की संख्या अनगिनत है, लेकिन तथ्य यह है कि प्रॉपर जो नंबर है कि कितने लोगों की जान गई अभी तक वो क्लियर नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए आज हम झारखंडवासी उन शहीदों को नमन करते हैं और उनके मूल्यों और सिद्धांतों को आत्मसात करते हैं और उनके सपनों को झारखंड गढ़ने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। आपने कहानी को सुना, आई होप कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी को धन्यवाद, आभार, जोहार।